हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग टीलोफेज वन मियोसिस वन का टीलोफेज वन तक कर चुके थे। आज हम लोग अब टीलोफेज वन के बाद नेक्स्ट जो साइटोकाइनेसिस वन है उसको देखेंगे और आगे बढ़ेंगे, मियोसिस की आगे की प्रक्रिया को देखेंगे। तो साइटोकाइनेसिस वन में क्या होता है, फिर कोशिका द्रव्य जो है वो न्यूक्लियस तो केंद्रक तो बढ़ चुका है, अब साइटोप्लाज्म में केंद्रक द्रव में विभाजन होगा। तो विभाजन के लिए क्या होता है, यहाँ पे खांचा बनता है, कोशिकाएं जो है वो अंदर की तरफ दबती हैं और इस तरह से दबकर वो दो पार्ट में कोशिका रस को, कोशिका द्रव को दो पार्ट में बांट देती हैं। अंदर जो खांचा है उसके सहायता से 2-3 स्टेप में ये कोशिकाएं जो है वो साइटोप्लाज्म को बांटकर अलग अलग दो कोशिका का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ देखेंगे कि जो अब कोशिकाएं बनी हैं वहाँ नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना बना है, हेप्लोइड यानी NN, और स्टार्टिंग कहाँ से किए थे हम लोग, 2N से। तो यहाँ पे रिडक्शन हो चुका है। अब क्या होगा, अब होगा एक छोटा सा शॉर्ट पीरियड होगा इंटरकाइनेसिस यानी रेस्टिंग फेज, और इंटरकाइनेसिस बहुत शॉर्ट पीरियड होगा। इसके बाद मियोसिस 2 शुरू होगा। मियोसिस 2 को हम लोग आगे भी बोले हैं कि ये एकदम लाइक माइटोसिस, जो समसूत्रण विभाजन है उसके जैसा ही होगा। इक्वेशनल डिवीज़न मीन्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो यहाँ से अब कोशिकाएं, ये कोशिकाएं विभाजित होने वाली हैं। तो यहाँ नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना है, N। तो जो विभाजन इससे दो कोशिका बनेगी और इससे दो कोशिका बनेगी, तो दोनों में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होगा, NN। तो आगे हम लोग देखेंगे मियोसिस 2 में क्या क्या होगा। तो सबसे पहले केंद्रक का विभाजन होगा, कैरियोकाइनेसिस 2, और कैरियोकाइनेसिस 2 में 4 अवस्थाएं होंगी, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2। तो प्रोफेज 2 में क्या क्या होगा, यहाँ हम लोग दो कोशिका को लेके चले हैं, क्योंकि मियोसिस 1 में देखे हम लोग कि यहाँ दो कोशिकाओं का निर्माण हो गया है। तो आगे हम लोग दोनों कोशिका को कैरी करके चलेंगे। तो दोनों पुत्री कोशिकाओं में प्रोफेज अवस्था में क्या होगा, ये देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपियर होने लगा है, वो विलुप्त होने लगा है, और न्यूक्लियोलस जो केंद्रिका है वो विलुप्त होने लगी है, और क्रोमोसोम जो है वो क्रोमेटिन नेटवर्क से क्रोमोसोम के रूप में दिखाई देने लगा है, मोटा सूत्र के रूप में दिखाई देने लगा है। सेंट्रियोल जो है वो एस्ट्रल रेज और स्पिंडल फाइबर का निर्माण करके अब विपरीत ध्रुवों की ओर जाने शुरू कर दी है। तो ये प्रोफेज 2 अवस्था है। नेक्स्ट प्रोफेज 2 के बाद मेटाफेज 2 में क्या होगा, यहाँ देखो दोनों कोशिकाओं को कैरी किए हैं। तो मेटाफेज 2 में जो सेंट्रियोल है वो विपरीत ध्रुवों पर चले जाएंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बिल्कुल ही नहीं दिखाई देगा, और न्यूक्लियोलस या केंद्रिका जो है वो भी विलुप्त हो गया है। और यहाँ का मेन जो कैरेक्टरिस्टिक, मेन विशेषता क्या है कि क्रोमोसोम जो है वो दोनों इक्वाटोरियल प्लेट पे, दोनों ध्रुवों के बीच में जो बीच का प्लेट है, बीच का पोर्शन है, वहाँ पे आके अरेंज हो जाएंगे, और यहाँ पे क्रोमोसोम और ज़्यादा मोटा और थिक दिखाई नज़र आएगा, क्लियर स्पष्ट दिखाई देगा। मेटाफेज 2 के बाद एनाफेज 2 होगा। एनाफेज 2 में देखो ये जो है, यहाँ पे देखो बिल्कुल अलग, जैसे माइटोसिस में देखे थे हम लोग, सेंट्रोमियर जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, और आधा आधा क्रोमेटिड, मतलब एक एक दो क्रोमेटिड यहाँ है, तो दोनों में से एक एक क्रोमेटिड जो है वो दोनों पोल पे चले जाएंगे। इस तरह से यहाँ पे जो देखो दो क्रोमोसोम था, और यहाँ भी जो नया न्यूक्लियस बनेगा वहाँ भी दो क्रोमोसोम दिखाई दे रहा है। यहाँ दो, यहाँ भी दो है, यहाँ भी दो, यहाँ दो, यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम में चेंजेस इस डिवीज़न में नहीं आने वाला है। तो एनाफेज 2 में क्या होगा, स्पिंडल फाइबर में सिकुड़ाव के कारण स्पिंडल फाइबर जो है वो सिकुड़ने लगेंगी, और जिसके कारण क्रोमोसोम जो है वो
सेंट्रियोल के तरफ, विपरीत ध्रुवों के तरफ अट्रैक्ट होगा और जिसके कारण दोनों ध्रुव पे चले जाएंगे क्रोमोसोम और इस तरह से सेंट्रोमियर में विभाजन होके दो क्रोमेटिड अलग होके पोल पे चले जाएंगे। इस तरह से दो दो क्रोमोसोम के साथ ये दो क्रोमोसोम यहाँ पे सिर्फ हो रहा है, लेकिन हम लोग जानते हैं जिस जीव में जितना क्रोमोसोम होगा सभी में सेंट्रोमियर डिवाइड होके इस तरह से दोनों ध्रुव पे चले जाएंगे। और नेनाफेज के बाद टेलोफेज में क्या होगा, ये जो क्रोमोसोम है वो फिर से पुनः क्रोमेटिन नेटवर्क के रूप में आ जाएंगे और यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गया, देखो न्यूक्लियोलस फिर से अपीयर हो गया। तो इस तरह से 1 2 3 4 दोनों कोशिकाओं में मिलके कितने न्यूक्लियस बने, यहाँ से 2 और यहाँ से 2, यानी कुल 4 केंद्रक बन गए। और इसके बाद केंद्रक का निर्माण 4 केंद्रक का निर्माण हो गया। अब यहाँ साइटोप्लाज्म जो है, साइटोप्लाज्म में कोशिका द्रव में विभाजन होगा, यहाँ भी विभाजन होगा। तो यहाँ जब विभाजन होगा साइटोकाइनेसिस 2 के द्वारा, तो उसी तरह से यहाँ भी कंस्ट्रिक्शन आएगा, दोनों आपस में सिकुड़ जाएंगे। यहाँ भी ये आपस में सिकुड़ के खांचा जैसा बनेगा कंस्ट्रिक्शन, और ये साइटोप्लाज्म दोनों एक यहाँ से इस तरह से सिकुड़ के इस तरह से डिवाइड हो जाएंगे और दो दो कोशिकाओं का निर्माण होगा। तो इस तरह से यहाँ से 2 कोशिका और यहाँ से 2, इस तरह से लास्टली हम लोग देखें कि 4 कोशिकाओं का निर्माण हुआ। तो देखें हम लोग मियोसिस 2 में 2 डिवीज़न हुआ और फर्स्ट डिवीज़न में मियोसिस 1 में 2 कोशिका बना जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो गया था। और यहाँ सेकेंड मियोसिस डिवीज़न में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहा क्योंकि हाफ तो पहले ही हो चुका था। इस तरह से 4 जो पुत्री कोशिकाएं बनी उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम मातृ कोशिका से आधा रह गया। तो आगे देखेंगे कि मियोसिस का सिग्निफिकेंस, महत्व क्या है, तुम लोगों को पूछता है हमेशा एग्ज़ाम में। तो इस विभाजन के फलस्वरूप सजीवों में गुणसूत्रों की संख्या स्थिर बनी रहती है। स्थिर बनी रहती है क्योंकि हम लोग आगे भी पढ़े थे कि क्रोमोसोम जो हमेशा पेयर में रहता है कोशिका के केंद्रक में और हमेशा डिप्लॉयड यानी 2n में अवस्था में रहता है, हमेशा द्विगुणित अवस्था में रहता है। तो डिप्लॉयड सेल्स जब जनन कोशिकाओं की डिप्लॉयड सेल, ये जो विभाजन है मियोसिस विभाजन जो है वो खास करके पहले भी बताई कि जनन कोशिकाओं में होती है जनन क्रिया के लिए। तो 2n से n नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो गया, लेकिन अभी हम लोग पढ़े कि नहीं 2n होना ज़रूरी है क्योंकि प्रायः 2n अवस्था में ही कोशिकाओं में क्रोमोसोम होता है। तो जब ये ज़रूरी इसलिए है कि प्रजनन क्रिया के दौरान हम लोग जानते हैं कि नर गैमीट और मादा गैमीट का मिलन निषेचन क्रिया के समय होता है। तो नर गैमीट में n और मादा गैमीट का n, क्योंकि गैमीट जब फॉर्म किया तो वहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना हो गया, n और n। इन दोनों में जब निषेचन प्रजनन क्रिया के दौरान, लैंगिक प्रजनन क्रिया के दौरान जब निषेचन क्रिया होती है तो दोनों गैमीट आपस में फ्यूज़ करते हैं, मिलते हैं। तो दोनों के मिलने से वहाँ नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना हो जाता है, पुनः 2n हो जाता है, जो बहुत ही ज़रूरी है। तो 2n क्रोमोसोम नंबर फिर से कोशिकाएं पा लेती हैं, इसलिए इस क्रिया का बहुत ही, अगर ये n में नहीं बटा होता, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम नहीं होता गैमिट्स में, तो क्या होता, यहाँ भी 2n यहाँ भी 2n प्रजनन क्रिया के दौरान जो निषेचन क्रिया होती तो 2n और 2n मिल के यहाँ पे क्या बना देता, 4n, जो संभव नहीं है। इसलिए क्या होगा, यहाँ जो मियोसिस क्रिया के द्वारा n और n बनना, हेप्टोइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम कोशिका में बनना जरूरी है, इसलिए ये क्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्या है, अर्धसूत्रण विभाजन के समय नर एवं मादा जनन इकाइयाँ गैमिट्स का निर्माण होता है, जो लैंगिक जनन के लिए बहुत ही आवश्यक है।
नेक्स्ट है इस विभाजन के समय गुणसूत्रों का विनिमय। हम लोग देखे थे क्रॉसिंग ओवर हुआ था मियोसिस 1 का पैकिटिन अवस्था में, प्रोफेज का पैकिटिन अवस्था में, जिसके द्वारा जीन्स का आदान प्रदान होता है, जिसके कारण वेरिएशंस या विभिन्नता आती है और इन विभिन्नताओं के कारण ऑर्गेनिक इवोल्यूशन या क्रमिक विकास होता है। तो इस प्रकार मियोसिस टॉपिक जो है अर्धसूत्रण विभाजन वो कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट हम लोग विभाजन प्रक्रिया ही कंप्लीट हुई। अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे प्रजनन क्रिया। तो प्रजनन क्रिया हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।